नमस्कार दोस्तों। जीएस वर्ल्ड के द्वारा बीपीएससी 67वीं के प्रारंभिक परीक्षा के लिए चलाए जा रहे प्रैक्टिस सेट में आपका स्वागत है। इस प्रैक्टिस सेट से पहले हमने दृष्टि के द्वारा जितने भी प्रैक्टिस सेट कराए गए थे उसका एक एक एक्सप्लेनेशन हमने अपने यूट्यूब चैनल पे अपलोड कर रखा है, तो आप प्लेलिस्ट के थ्रू आप जाकर उन वीडियोज़ को वहाँ से देख सकते हैं। और चलिए तो फिर शुरू करते हैं आज का जीएस वर्ल्ड का प्रैक्टिस सेट। मगध का सर्वप्रथम उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा विकल्प सी। मगध का सर्वप्रथम उल्लेख जो है ये अथर्ववेद में मिलता है। बाकी के प्रश्नों को देखते हैं। प्राचीन काल में बिहार में स्थित महाजनपद था या थे? इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा विकल्प ई, एक से अधिक, क्योंकि अंग, वजी और मगध ये प्राचीन काल में बिहार में स्थित महाजनपद थे। अगर इनकी राजधानियों की बात करें तो अंग की राजधानी चंपा थी, वजी की राजधानी वैशाली तथा मगध की राजधानी राजगीर या राजगृह में थी। अगर बात करें वत्स की तो इसकी राजधानी कौशाम्बी थी तथा यह यूपी के इलाहाबाद के आसपास के क्षेत्र में ये अवस्थित था। वत्स, तो इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प ई, एक से अधिक। आगे बढ़ते हैं। भगवान बुद्ध के गृह त्याग की घटना क्या कहलाती है? तो यहाँ पे कुछ घटनाएं दिए गए हैं और उनका संबंध किन किन घटनाओं से है इसमें बताना है। तो भगवान बुद्ध के गृह त्याग की जो घटना है इसको विकल्प सी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा महाभिविष्क्रमण के नाम से भगवान बुद्ध के गृह त्याग की घटना को जाना जाता है। अगर बाकी के विकल्पों को देखें तो धर्म चक्र परिवर्तन को जब गौतम बुद्ध ने सारनाथ में प्रथम उपदेश दिया था तो इस घटना को धर्म चक्र परिवर्तन के नाम से जाना जाता है। वहीं पर जब भगवान बुद्ध की मृत्यु हुई थी कुशीनगर में तो उस घटना को महापरिनिर्वाण के नाम से जाना जाता है। अगर बात करें बोधिसत्व की तो यह बौद्ध धर्म की महायान संप्रदाय का आदर्श है जिसमें दूसरों के कल्याण को प्राथमिकता देते हुए अपने निर्माण में विलंब किया जाता है। तो विकल्प सी जो है इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं। जैन धर्म के 5 महाव्रतों में अस्तेय का अर्थ है। जैन धर्म में 5 महाव्रत हैं। कौन कौन से महाव्रत हैं? तो पहला है अहिंसा, दूसरा सत्य, तीसरा अस्तेय, चौथा अपरिग्रह, पांचवा ब्रह्मचर्य है। ब्रह्मचर्य क्या मतलब होता है? इंद्रियों को वश में करना। अपरिग्रह का मतलब होता है संपत्ति अर्जित न करना। सत्य का मतलब होता है झूठ न बोलना। अहिंसा का मतलब होता है हिंसा न करना। और अस्तेय का मतलब होता है चोरी न करना। तो अस्तेय का मतलब यहाँ पे कोई दिया ही नहीं है, चोरी न करना ऐसा कुछ है नहीं। तो विकल्प ई इनमें से कोई नहीं इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं। अशोक के अभिलेखों में से किस लिपि का प्रयोग हुआ है? इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा विकल्प ई, एक से अधिक, क्योंकि अशोक के अभिलेखों में ब्राह्मणी लिपि, खरोष्ठी लिपि और अरमाइक लिपि के साथ साथ ग्रीक लिपि का भी उपयोग हुआ है। और यह किन किन क्षेत्रों में इसका उपयोग होता था? तो ब्राह्मणी लिपि का उपयोग पूर्वी भारत में किया गया है। खरोष्ठी लिपि का उपयोग पश्चिमोत्तर भारत में इसका उपयोग किया गया है। और अरमाइकी लिपि तथा ग्रीक लिपि का जो उपयोग है यह सीमांत क्षेत्रों में इसका उपयोग किया गया था। और वहीं पर बात करें तिरहुत्ता लिपि की तो यह मैथिली भाषा के लेखन में इसका प्रयोग किया जाता है। तो विकल्प ई, एक से अधिक इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं। मौर्यकालीन अवस्था में समहर्ता शब्द किस अधिकारी के लिए प्रयोग में लाया जाता था? इस प्रश्न का सही आंसर है विकल्प बी, राजस्व विभाग के सर्वोच्च अधिकारी के हेतु समहर्ता शब्द का प्रयोग किया जाता था। अगर बात करें राजकोषीय कोषागार के प्रधान अधिकारी हेतु किस शब्द का प्रयोग किया जाता था? तो इसके लिए सन्निधाता शब्द का प्रयोग किया जाता था। सेना के संचालक हेतु नायक शब्द का प्रयोग किया जाता था। और मंत्री परिषद के अध्यक्ष हेतु मंत्री परिषदाध्यक्ष का उपयोग किया जाता था। विकल्प सी जो है इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं। आग का आविष्कार किस काल में हुआ था? सो आग का आविष्कार जो है वो विकल्प बी, पूरा पाषाण काल में आग का आविष्कार हुआ था। अगर विकल्प सी की बात करें नवपाषाण काल में तो नवपाषाण काल में कृषि की शुरुआत तथा पहिए का आविष्कार हुआ था। सो विकल्प बी जो है इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत पर होने वाले हूणों के आक्रमण की जानकारी सर्वप्रथम किस स्तंभ लेख से प्राप्त होती है? इस प्रश्न का सही आंसर है विकल्प सी, यह भीतरी स्तंभ लेख से प्राप्त होती है। अगर बात करें बाकी के विकल्पों में हाथी गुफा अभिलेख की तो इसमें सर्वप्रथम भारतवर्ष का जिक्र किया गया है। एरण अभिलेख में सती प्रथा का पहला लिखित साक्ष्य प्राप्त होता है। वहीं पर प्रयाग स्तंभ लेख में समुद्रगुप्त से युद्ध में हारे गए राज्यों का वर्णन मिलता है। तो विकल्प सी जो है इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं। पतंजलि किसके शासनकाल में पुरोहित थे? इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा विकल्प सी, पतंजलि पुष्यमित्र शुंग के शासनकाल में पुरोहित थे। पतंजलि के द्वारा एक रचना की गई जिसका नाम है महाभाष्य।
महाभाष्य, ये पतंजलि की रचना है महाभाष्य, और इसमें शुंगों के इतिहास की जानकारी मिलती है। तो इसे आप आसानी से याद रख सकते हैं। पतंजलि की जो रचना है इसका क्या नाम है? महाभाष्य नाम है। और यह किसके शासनकाल में पुरोहित थे? तो पुष्यमित्र शुंग के शासनकाल में पुरोहित थे। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से कौन सा या कौन से सिंधुकालीन स्थित सिंधु नदी के किनारे, सिंधुकालीन स्थल, माफ कीजिएगा, सिंधुकालीन स्थल सिंधु नदी के किनारे स्थित था या थे? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है वो विकल्प ई है, एक से अधिक। एक से अधिक कैसे कैसे? तो मोहनजोदड़ो, चनहुदड़ो तथा कोटदीजी जो है ये तीनों नदी, तीनों स्थल जो है ये सिंधु नदी के किनारे स्थित थे। ठीक है। और बाकी की अगर हड़प्पा नदी की, हड़प्पा स्थल का बात करें तो ये रावी नदी के किनारे है। और एक और जगह स्थल है जिसका नाम है लोथल। तो लोथल जो है, लोथल ये लोथल भोगवा नदी के किनारे स्थित है। तो इसे आप आसानी से याद करने के लिए हड़प्पा और रावी को हरा करके आप याद रख सकते हैं। हरा से, ह से हड़प्पा और हरा, इसको हम फिर से बना देते हैं एक बार अच्छे तरीके से। हरा, इसमें हड़प्पा जो है ये रावी नदी के तट पर हो जाएगा, और लोभ से लोथल जो है ये भोगवा नदी के किनारे हो जाएगा। बाकी मोहनजोदड़ो, चनहुदड़ो और कुर्दी जो है ये सिंधु नदी के किनारे स्थित है। तो विकल्प ई, एक में से एक से अधिक, इस प्रश्न का सही आंसर है। आगे बढ़ते हैं, नीचे दिए गए युग्मों में कौन सा या कौन से सही सुमेलित नहीं है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा विकल्प सी जो है इसका सही आंसर है। केवल 3 जो है ये सुमेलित नहीं है। न्याय जो दर्शन है इसके प्रवर्तक जैमिनी नहीं है, इनके प्रवर्तक गौतम ऋषि गौतम है। इसके प्रवर्तक जो है ऋषि गौतम है। गौतम, हम सिर्फ गौतम लिख देते हैं, ऋषि गौतम इसके प्रवर्तक हैं। तो केवल 3 जो है ये सुमेलित नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं, दशहरा के युद्ध का उल्लेख, दशहरा के युद्ध का उल्लेख ऋग्वेद के किस मंडल में मिलता है? तो इस प्रश्न का सही आंसर है विकल्प बी, यह 7वें मंडल में मिलता है। और ये दशहरा का युद्ध जो है ये किसके किसके बीच में हुआ था? तो यह युद्ध सबसे पहले तो यह रावी नदी, वर्तमान में रावी नदी, उस समय इस नदी को परुश्रृंग नदी के नाम से जाना जाता था। तो रावी नदी के तट पर सुदास एवं 10 जनों के बीच में यह युद्ध लड़ा गया था, जिसमें सुदास जो थे वो विजयी हुए थे। तो विकल्प बी इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं, मगध का वह राजा जो सिकंदर के समकालीन था, इस प्रश्न का जो सही आंसर है वो विकल्प बी है। घनानंद जो था ये सिकंदर के समकालीन था। पदमनंद जो थे ये नंदवंश के संस्थापक थे। और घनानंद जो था ये नंद वंश का अंतिम शासक था। अगर बात करें चंद्रगुप्त मौर्य की, तो घनानंद को हराकर चंद्रगुप्त मौर्य ने मगध का शासन बना था। और रिपुंजय जो था ये बृहदत्त वंश का अंतिम शासक था। सो विकल्प बी जो है इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित युग्मों में कौन सुमेलित नहीं है? इसको थोड़ा सा और मिनिमाइज करते हैं, छोटा करते हैं, जूम आउट। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सुमेलित नहीं है? तो इस प्रश्न का वेनसंग की रचना शी यू की, ये सही है, ये सही है। इब्न बतूता रिहला, इसका ये भी सही है। तारनाथ ने कंग्यूर लिखा है। और हेरोडोटस पेरिप्लस ऑफ द इरिथियन सी, ये गलत है। आई थिंक 4 गलत है। हेरोडोटस के द्वारा हिस्टोरिका लिखा गया है। केवल 4 जो है ये सुमेलित नहीं है, हेरोडोटस के द्वारा हिस्टोरिका लिखा गया था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए। यहाँ पे मौर्य प्रांत दिया गया है और उसकी राजधानियाँ कहाँ थी ये दिया गया है, और इसका मिलान करना है। तो उत्तरापंथ की राजधानी कहाँ थी? उत्तरापंथ की राजधानी तक्षशिला थी। विकल्प पहला का, इसको थोड़ा सा और जूम करते हैं फिर देखते हैं। चलिए उत्तरापंथ की राजधानी कहाँ थी? तो उत्तरापंथ की राजधानी तक्षशिला थी। ए का 2 सही है। अवंती राष्ट्र की राजधानी कहाँ थी? ये उज्जैनी थी। 2 का 3 कलिंग का तोसली। और दक्षिणापथ जो है इसकी राजधानी जो थी ये सुवर्णागिरी थी। अगर बात करें पूर्वी प्रशांत की प्रासी की, तो इसकी राजधानी पाटलिपुत्रा थी। तो इस प्रकार से 1 का 2, बी का 3, सी का विकल्प ए जो है ये सही, इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, मेगास्थनीज के अनुसार, किसके अनुसार? मेगास्थनीज के अनुसार मौर्यकालीन नगर का प्रशासन कितनी समितियों में विभक्त था? तो यह समितियों में पूछा जा रहा है। तो यह जो है ये 6 समितियों में विभक्त था। विकल्प सी जो इस प्रश्न का सही आंसर होगा। मेगास्थनीज के अनुसार मौर्यकालीन प्रशासन की देखभाल 30 सदस्यों का एक मंडल करता था। सदस्यों की संख्या कितनी थी? 30 सदस्यों का एक मंडल करता था। और जो कि 6 समितियों में विभक्त थी, यह 6 समितियों में विभक्त थी।
और प्रत्येक समिति में 5 लोग होते थे। तो ये इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो 6 5 30 हो जाएगा, यानी कि 6 समितियाँ थी और प्रत्येक समिति में 5 सदस्य होते थे। इस प्रकार से टोटल 30 लोगों में ये बटा हुआ था। सो विकल्प सी जो है इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत का आइंस्टीन कहा जाता है, किसे कहा जाता है भारत का आइंस्टीन? तो इस प्रश्न का सही आंसर है विकल्प डी, नागार्जुन को भारत का आइंस्टीन कहा जाता है। और इनकी एक रचना है माध्यमिक सूत्र, इसमें इन्होंने सापेक्षता का सिद्धांत प्रस्तुत किया था, इसकी वजह से भी इन्हें भारत का आइंस्टीन कहा जाता है। अब इससे हमें याद रखने की जरूरत है कि नागार्जुन की एक रचना है, कौन सी रचना? माध्यमिक सूत्र, जिसमें इन्होंने सापेक्षता का सिद्धांत दिया है। विकल्प डी इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं, गुप्त काल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही सुमेलित नहीं है? सो विष्णु कौन सुमेलित नहीं है? विष्णु मंदिर स्थित इस स्थान कहाँ है? तो तिगवा, जबलपुर, मध्य प्रदेश, ये सही है। शिव मंदिर का स्थान कहाँ है? स्थित है ये भूमरा, नागौर, मध्य प्रदेश, ये भी सही है। पार्वती मंदिर ये गलत है और यही इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। पार्वती मंदिर जो है ये है तो मध्य प्रदेश में, लेकिन ये नैना कुठार एक जगह है मध्य प्रदेश में, वहाँ पर ये स्थित है। तो विकल्प सी जो है इस प्रश्न का सही आंसर है। आगे बढ़ते हैं, एलोरा एवं एलिफेंटा गुहा मंदिरों का निर्माण किसके शासनकाल में हुआ था? तो यह जो निर्माण है यह राष्ट्रकूट के शासनकाल में हुआ था और यह कहाँ पर है? तो ये महाराष्ट्र में हुआ था। विकल्प बी जो है इस प्रश्न का सही आंसर है। आगे बढ़ते हैं, चोल साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? चोल साम्राज्य की स्थापना विजयालय ने की थी। विकल्प जो बी है इस प्रश्न का सही आंसर है। अगर बात करें विष्णुवर्धन ने, तो इन्होंने चालुक्य वंश की स्थापना की थी। हरिहर एवं बुक्का ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी तथा दंती दुर्ग ने राष्ट्रकूट वंश की स्थापना की थी। तो विकल्प बी इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है? पूछा गया कौन सुमेलित नहीं है? साम्राज्य और उसकी राजधानी है। तो चोल साम्राज्य की राजधानी तंजौर या तंजावुर, ये सही है। पल्लव साम्राज्य की राजधानी कांची। राष्ट्रकूट की जो राजधानी थी वह मान्यखेत थी। विजयनगर साम्राज्य की राजधानी बीजापुर नहीं बल्कि यह हम्पी थी। विकल्प जो डी है ये सुमेलित नहीं है और यही इसका सही आंसर हो जाएगा। विजयनगर की राजधानी जो थी ये हम्पी थी और यह तुंगभद्रा नदी के किनारे स्थित थी तथा इसकी जो राजभाषा थी, यानी विजयनगर की जो राजभाषा जो था वह तेलुगु था। तो विकल्प डी जो है इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं, चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आयुर्वेदाचार्य थे, कौन थे? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा विकल्प बी, धन्वंतरी जो थे ये चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आयुर्वेदाचार्य थे। अगर बात करें बाकी के विकल्पों की, तो महर्षि चरक जो थे ये कुषाण राज्य के राजवैद्य थे। महर्षि सुश्रुत जो थे ये शल्य चिकित्सा के जनक तथा इनको शल्य चिकित्सा का जनक माना जाता है। और विकल्प डी अर्थात जीवक जो थे ये भगवान बुद्ध के निजी वैद्य थे। तो विकल्प बी जो है इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं, आजीविक संप्रदाय की स्थापना की थी, किसने की थी? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा विकल्प सी, मखली गोसाल ने आजीविक संप्रदाय की स्थापना की थी। अगला प्रश्न देखते हैं, सिकंदर का सेनापति था, कौन था? सिकंदर का सेनापति कौन था? इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा विकल्प ए, सेल्यूकस निकेटर जो था यह सिकंदर का सेनापति था। अगर बाकी की बात विकल्पों को देखें तो मेगास्थनीज जो था ये चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रहता था और यह राजदूत था। किसका राजदूत था? तो सेल्यूकस निकेटस का राजदूत था। अगर सिंड्रोकोटस की बात करें तो जस्टिन द्वारा चंद्रगुप्त मौर्य को यह उपाधि दी गई थी। और वहीं पर विरियाकस जो था ये सिकंदर का जल सेनापति था। ये सिकंदर का जल सेनापति था। तो विकल्प ए जो है इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं, बुद्ध चरित्र की रचना किसने की थी? इस प्रश्न का जो सही आंसर है ये विकल्प ए है, अश्वघोष ने बुद्ध चरित्र की रचना की थी। और वसुमित्र की बात करें तो वसुमित्र चौथे बौद्ध संगति की इन्होंने अध्यक्षता की थी। महाकश्यप ने प्रथम बौद्ध संगति की अध्यक्षता की थी। विकल्प ए इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं, वैशाली में विश्व की सर्वप्रथम गणतंत्र व्यवस्था किसके द्वारा लागू की गई थी? इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा विकल्प सी, लिच्छवियों के द्वारा वैशाली में विश्व की सर्वप्रथम गणतंत्र व्यवस्था लागू की गई थी। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किस राजा ने वैवाहिक नीति अपनाकर अपने राज्य की स्थिति मजबूत की थी? सो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा विकल्प सी, बिंबिसार ने वैवाहिक नीति अपनाकर अपने राज्य की स्थिति मजबूत की थी। इन्होंने कुल 3 शादियाँ की थी। अगर एक एक करके देखते हैं सभी शादियों को, तो पहली जो शादी थी यह कौशल में इन्होंने शादी की थी। तो कौशल देवी काशी से कौशल देवी से इन्होंने शादी की थी तथा इनको दहेज के रूप में इन्हें काशी मिला था। तो एक प्रकार से इन्होंने
काशी के साथ अपना जो राज्य के साथ जो स्थिति थी ये मजबूत बनाई इन्होंने। दूसरी जो शादी थी इनकी, यह वैशाली लिच्छवी की जो राजकुमारी थी चेलना, उनसे इन्होंने शादी की थी और इससे वजियों से उनका संबंध सुदृढ़ हुआ था। उसके बाद तीसरी जो शादी थी पंजाब की मध्य राजकुमारी छेमा से इनकी शादी हुई थी। तो इस प्रकार से इन्होंने कुल 3 शादियाँ की थी और अपने राजनीतिक स्थिति को मजबूती प्रदान की थी। सो अगला प्रश्न देखते हैं, किस शासक की हत्या करके बिंबिसार सत्तासीन हुआ? इस प्रश्न का सही आंसर है विकल्प सी जो है सी, रिपुंजय की हत्या करके बिंबिसार सत्तासीन हुआ था। अगर बात करें रिपुंजय की तो बृहदत्त वंश का यह अंतिम शासक था। रिपुंजय बृहदत्त वंश का अंतिम शासक था और बिंबिसार जो था यह हर्यक वंश की स्थापना की तथा हर्यक वंश का अंतिम शासक नागदशक था। हर्यक वंश का अंतिम शासक, इसको फिर से एक बार क्लियर करते हैं। हर्यक वंश की स्थापना किसने की थी? तो बिंबिसार ने की थी और हर्यक वंश का जो अंतिम शासक था वो नागदशक था और नागदशक को शिशुनाग ने मारकर शिशुनाग वंश की स्थापना की थी। तो इस प्रकार से विकल्प सी जो है इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं, हर्यक वंश के शासक उदयन ने अपनी राजधानी कहाँ से परिवर्तित कर पाटलिपुत्र को बनाया था? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा विकल्प डी, राजगृह से हस्तांतरित कर पाटलिपुत्र को अपनी राजधानी बनाया था। अगला प्रश्न देखते हैं, कलिंग युद्ध का वर्णन अशोक के किस शिलालेख में मिलता है? इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा विकल्प डी, 13वें शिलालेख में कलिंग युद्ध का वर्णन मिलता है। तो अगर बात करें कलिंग युद्ध की तो यह हुआ कब था? तो यह 261 ईसा पूर्व में, 261 ईसा पूर्व में यह युद्ध हुआ था। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन से युग सुमेलित नहीं है? तो प्रथम बौद्ध संगीति कहाँ हुआ था? राजगृह में हुआ था, ये सही है। द्वितीय बौद्ध संगति वल्लभी में, ये सही नहीं है और जो सही नहीं होगा ये इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा, तो ये सही नहीं है। तृतीय बौद्ध संगति सही है। चतुर्थ बौद्ध संगति कुंडलवन में हुआ था, ये भी सही है। तो विकल्प बी जो इस प्रश्न का सही आंसर है। आगे बढ़ते हैं, द्वितीय जैन संगति का आयोजन किसकी अध्यक्षता में हुआ था? तो यह प्रश्न का जो सही आंसर है विकल्प सी है, देवार्धी क्षमा भ्रमण की अध्यक्षता में द्वितीय जैन संगति का जो है आयोजन हुआ था। अगर बात करें देवार्धी क्षमा भ्रमण की तो यह गुजरात के वल्लभी में स्थित है। और अस्तुलभद्र की बात करें, विकल्प ए की बात करें तो प्रथम जो जैन संगति थी उनकी अध्यक्षता अस्तुलभद्र ने की थी और वसुमित्र जो है इन्होंने चौथी बौद्ध संगति की अध्यक्षता की थी। सो विकल्प सी जो है इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं, उदंतपुरी में एक मठ या उदंतपुरी विश्वविद्यालय का निर्माण किसने कराया? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा विकल्प बी, गोपाल ने उदंतपुरी मठ में उदंतपुरी विश्वविद्यालय का निर्माण गोपाल ने कराया था। अगर बात करें धर्मपाल की तो भागलपुर में विक्रमशिला विश्वविद्यालय तथा नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना जो है भागलपुर में धर्मपाल ने कराई थी और उन्होंने नालंदा विश्वविद्यालय के लिए 200 गांवों का राजस्व जो था वो फ्री में दे दिया था। आगे अगर विकल्प डी की बात करें कुमारगुप्त की तो इन्होंने नालंदा महाविहार की स्थापना की थी। विकल्प बी जो है इस प्रश्न का सही आंसर है। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से किस गुप्त शासक के संगीत प्रेमी होने का प्रमाण मिलता है? इस प्रश्न का सही आंसर है विकल्प ए, समुद्रगुप्त के संगीत प्रेमी होने का प्रमाण मिलता है। अगला प्रश्न देखते हैं, गयासुद्दीन तुगलक के बंगाल अभियान के समय कर्नाट वंश का शासक कौन था? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा विकल्प सी जो है हरिसिंह देव। ये गयासुद्दीन तुगलक के बंगाल अभियान के समय कर्नाट वंश का शासक था। अगर कर्नाट वंश की बात करें तो कर्नाट वंश के संस्थापक ये नान्यदेव जो है, नान्यदेव ये कर्नाट वंश के संस्थापक थे और नरसिंह देव ने बख्तियार खिलजी को बिहार अभियान के समय नजराना पेश किया था। सो विकल्प सी जो है इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? फिर से एक बार, कौन सुमेलित नहीं है? अबुल फजल अकबरनामा, ये सही है, सुमेलित है। ये मोहम्मद कासिम आलमगीरनामा, ये भी सही है, सुमेलित है। कबीर अली अफसाए जहाँ, ये गलत है, ये मिलान सही नहीं है। कबीर अली जो है इनकी एक रचना है जिसका नाम है मुजफ्फरनामा, ठीक है। तो अफसाने जहाँ इनकी रचना नहीं है। बाबर तुजुके बाबरी, ये सही सुमेलित है। सो विकल्प सी जो इस प्रश्न का सही आंसर है। तो कबीर अली का जो रचना है वो मुजफ्फरनामा है। अगर बात करें आलमगीर शेख अली कबीरनामा, ठीक है। विकल्प सी जो इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? तो कौन सुमेलित नहीं है, इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा एक करके बुद्धसेन बोध गया अभिलेख, फिरोज तुगलक पंचोब ताम्रपत्र अभिलेख, मोहम्मद बिन तुगलक बेदीबन अभिलेख, ये सही है। शेर शाह सूरी भभुआ अभिलेख, तो इसमें सुमेलित
कौन सा नहीं है? विकल्प बी जो है इसमें सुमेलित नहीं है। फिरोज शाह तुगलक पंचोह ताम्रपत्र अभिलेख ये नहीं है। फिरोज तुगलक का राजगीर जैन अभिलेख है फिरोज तुगलक का, और वहीं पर पंचोह ताम्रपत्र अभिलेख जो है ये समुद्रगुप्त का है। ये जो है ये समुद्रगुप्त का है, समुद्रगुप्त का, और फिरोज तुगलक है जो ये राजगीर जैन अभिलेख जो है ये फिरोज तुगलक का है। तो विकल्प बी जो है ये सही सुमेलित नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? सो एक एक करके कथनों को पढ़ते हैं। शेर शाह सूरी सासाराम के जागीरदार हसन खां के पुत्र थे। क्या कहा गया? कौन सही नहीं है? तो ये सही है। शेर शाह सूरी ने पट्टा एवं कबूलियत की पद्धति शुरू की थी, ये भी सही है। आगे बढ़ते हैं। शेर शाह ने संचार के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु सराय एवं डाक चौकियाँ बनवाई थी, ये भी सही है। सासाराम स्थित अष्टकोणीय मकबरे का निर्माण कार्य शेर शाह ने पूर्ण कराया था, ये सही नहीं है, और ये सही नहीं है, तो यही इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। एक्चुअली इसे शेर शाह के द्वारा नहीं बल्कि इस्लाम शाह के द्वारा पूर्ण कराया गया था, तो विकल्प डी जो है इस प्रश्न का सही आंसर है। आगे बढ़ते हैं। अकबर ने बिहार को मुगल साम्राज्य का सूबा यानी प्रांत कब घोषित किया था? इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा विकल्प डी। 1580 में अकबर ने बिहार को मुगल साम्राज्य का सूबा यानी प्रांत घोषित किया था। अगर बाकी के विकल्पों को देखें तो 1526 में यह पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ, जिसमें बाबर, और ये युद्ध जो है बाबर और लोदी के बीच में हुआ था, और इसमें बाबर इसमें विजयी हुआ था, लोदी जो है इसमें पराजित हुआ था, और बाबर ने इस युद्ध के बाद मुगल वंश की स्थापना की थी। अगर बात करें विकल्प बी की 1574 में, तो अकबर ने पटना पहुंचकर हाजीपुर दुर्ग पर चढ़ाई कर उस पर अधिकार कर लिया था। तो विकल्प इस प्रकार से विकल्प डी जो है इस प्रश्न का सही आंसर है। आगे बढ़ते हैं। बिहार का सूबेदार बनने वाला प्रथम मुगल राजकुमार कौन था? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा विकल्प ए। शाहजादा परवेज जो था बिहार का सूबेदार बनने वाला प्रथम मुगल राजकुमार था। आगे बढ़ते हैं। किस शासक द्वारा अंग्रेजों को बंगाल, बिहार एवं उड़ीसा का दीवानी अधिकार प्राप्त हुआ? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा विकल्प बी। शाह आलम द्वितीय के द्वारा 1764 के बक्सर युद्ध के परिणाम स्वरूप अंग्रेज विजयी हुए थे तथा उन्हें विजयी हुए थे, अंग्रेज विजयी हुए थे 1764 में बक्सर युद्ध के बाद, और 1765 में बंगाल एवं बिहार को क्लाइव द्वारा द्वैध शासन के अंतर्गत लाया गया। तो 64 में ये अधिकार मिल गया था, और 65 में बिहार और बंगाल को द्वैध शासन का अधीन लाया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं। अंग्रेजों द्वारा पटना में फैक्ट्री की स्थापना कब की गई थी? इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा विकल्प सी। 1620 में की गई थी। अगला प्रश्न देखते हैं। अंग्रेजों द्वारा पटना के प्रथम अंग्रेज मजिस्ट्रेट के पद पर किसे नियुक्त किया गया था? इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा विकल्प डी। चार्ल्स फ्रांसिस ग्रांट को ये नियुक्त किया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं। ईरान फारस के सम्राट नादिर शाह के आक्रमण के समय दिल्ली का शासक कौन था? इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा विकल्प बी। मुहम्मद शाह था। मुहम्मद शाह विकल्प सी जो है इस प्रश्न का सही आंसर है। अगर बात करें नादिर शाह का, तो इसने कब आक्रमण किया था? तो 1739 में दिल्ली पर इसने आक्रमण किया था नादिर शाह ने 1739 में, ठीक है, 1739 में। और उस समय जो था उस समय मुहम्मद शाह, इसे रंगीला के नाम से भी जाना जाता है, तो मुहम्मद शाह रंगीला नादिर उस समय शासक था दिल्ली का, ठीक है। और नादिर शाह ने लूट में अपने साथ तख्ते ताउत और कोहिनूर हीरा भी लेकर गया था। तो विकल्प सी जो है इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं। किसके शासनकाल में बंगाल को भारत का स्वर्ग कहा गया? किसके शासनकाल में? इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा विकल्प डी। अलीवर्दी खां के शासनकाल में बंगाल को भारत का स्वर्ग कहा गया था। अगला प्रश्न देखते हैं। बिहार में स्थित अफगान शैली में निर्मित मकबरा है? इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा विकल्प ई। एक से अधिक। तो कौन कौन सा मकबरा है जो अफगान शैली में स्थित है? विकल्प, इसको एक एक करके देखते हैं। विकल्प ए हसन खान का मकबरा, विकल्प सी शेर शाह का मकबरा तथा विकल्प डी जो है इस्लाम शाह का मकबरा जो है ये अफगान शैली में है। वहीं पर मलिक इब्राहिम का जो मकबरा है ये तुगलक शैली में निर्मित है। अगला प्रश्न देखते हैं। पटना कॉलेज तथा पटना कलेक्ट्रेट के भवन पर किस शैली का प्रभाव पड़ा है? इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा विकल्प डी। हॉलैंड की शैली का प्रभाव पड़ा है। अगला प्रश्न देखते हैं। मुगल काल में कृषक 3 वर्गों में विभाजित थे, तो कौन कौन से वर्गों में? विकल्प ए, बी, सी खुदकास्ट, पाहीकास्ट और मुजारियन, इन 3 वर्गों में विभाजित थे। तो विकल्प ई एक से अधिक इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। मुगलों की राजकीय भाषा थी? मुगलों की राजकीय भाषा फारसी थी, विकल्प बी इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं। मुगल काल में
चार बाग बनाने की परंपरा की शुरुआत किसके शासनकाल में हुई थी? इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा विकल्प सी, यह अकबर के शासनकाल में हुई थी। अगला प्रश्न देखते हैं, पहाड़िया विद्रोह 1779 का नेतृत्व किसने किया था? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा विकल्प बी, यह तिलका माझी ने किया था। और यह कहाँ हुआ था? तो मैंने यह बिहार भागलपुर में ये घटना घटित हुई थी। विकल्प बी जो है इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं, पटना व गया को प्रशासनिक दृष्टि से अलग अलग जिलों में कब संगठित किया गया? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा विकल्प ए, 1865 में यह किया गया था। विकल्प ए इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किसने जगदीशपुर में एक समानांतर सरकार की स्थापना की थी? इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा विकल्प बी। विकल्प बी जो है इसका अमर सिंह ने जगदीशपुर में एक समानांतर सरकार की स्थापना की थी। 1857 की क्रांति के समय कुंवर सिंह की मृत्यु होने के पश्चात अमर सिंह ने अंग्रेजों के विरुद्ध समानांतर सरकार की स्थापना की थी। अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बांकीपुर पटना अधिवेशन की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा विकल्प बी जो है सही है, आर.एन. मधोलकर के द्वारा बांकीपुर पटना अधिवेशन की अध्यक्षता की गई थी। अगला प्रश्न देखते हैं, बांकीपुर में 16 दिसंबर 1916 को किसकी अध्यक्षता में होम रूल लीग की स्थापना की गई थी? इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा विकल्प सी जो है इसका सही आंसर है, मौलाना मजहरुल हक के द्वारा। विकल्प सी। अगर चलिए एक्चुअली बाकी के अगर विकल्पों को देखें तो जनकधारी प्रसाद जो है इन्होंने मुजफ्फरपुर में जो होम रूल लीग की स्थापना हुई थी उसकी अध्यक्षता इन्होंने उसमें की थी। एनी बेसेंट के द्वारा 1916 में होम रूल लीग की स्थापना की गई थी। तो विकल्प सी जो है इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं, बिहार कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के अध्यक्ष कौन थे? इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा विकल्प डी, आचार्य नरेंद्र देव जो है। आचार्य नरेंद्र देव जो है वो बिहार कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के अध्यक्ष थे। अगला प्रश्न देखते हैं, 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा के अधिवेशन को अस्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया था? तो ये सच्चिदानंद सिन्हा जी को अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। और 11 दिसंबर, डेट याद रखें, 11 दिसंबर 1946 को राजेंद्र प्रसाद जी को अस्थायी अध्यक्ष के रूप में चुना गया था। अगला प्रश्न देखते हैं, पटना के सदाकत आश्रम में किस अखबार का प्रकाशन किया जाता था? इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा विकल्प सी, द मदरलैंड अखबार का प्रकाशन किया जाता था। द मदरलैंड, इसकी शुरुआत जो है ये मौलाना मजहरुल हक के द्वारा की गई थी। और सदाकत आश्रम की बात करें तो इसकी स्थापना जो है ये 1921 में सदाकत आश्रम की स्थापना हुई थी। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जयप्रकाश नारायण ने किस दल का गठन किया था? इस प्रश्न का सही आंसर जो है वो विकल्प ए है, आज़ाद दस्ते दल का गठन जो है ये जयप्रकाश नारायण के द्वारा किया गया था। जयप्रकाश नारायण को झारखंड के हजारीबाग जेल में रखा गया था और वहाँ से जयप्रकाश नारायण भागकर नेपाल के राजविलास जंगल में चले गए थे तथा वहाँ पर इन्होंने आज़ाद दस्ते का गठन किया था। तो विकल्प ए जो है इस प्रश्न का सही आंसर है। अगर बाकी के विकल्पों को देखें तो स्वराज दल का जो गठन है ये 1923 में हुआ था। और फ्री इंडिया लीजन, इसकी स्थापना सुभाष चंद्र बोस। चलिए विकल्प ए जो है इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं, किस आंदोलन के दौरान बिहार में चौकीदारी कर नहीं देने का अभियान चलाया गया था? इस प्रश्न का सही आंसर है विकल्प सी, सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत छोड़ो आंदोलन 1942 के दौरान निम्नलिखित में से किसने अपने पद से त्याग दे दिया था? इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा, किसने त्याग दिया था? तो श्री बलदेव सहाय ने त्याग दिया था। विकल्प बी जो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा, ये महाधिवक्ता के पद पर थे तो इन्होंने अपने महाधिवक्ता के पद से त्याग दे दिया था। विकल्प बी जो है इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं, 1917 में गांधी के चंपारण सत्याग्रह के दौरान बिहार के उपराज्यपाल कौन थे? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है वो विकल्प सी है, एडवर्ड अल्बर्ट गेट। विकल्प सी जो है इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं, संथाल विद्रोह की महत्वपूर्ण भूमिका किनके द्वारा निभाई गई? तो इस प्रश्न संथाल विद्रोह, इस प्रश्न का जो सही आंसर है ये विकल्प ई है, एक से अधिक, क्योंकि इसमें कई लोगों के द्वारा महत्वपूर्ण भूमिका निभाई गई थी, जैसे सिंधु कान्हू और चांद भैरव। विकल्प सी और डी जो है इस प्रश्न का सही आंसर है। अगर बाकी के विकल्पों को देखें तो बुद्धो भगत जो थे, तो इन पहले तो देखते हैं संथाल विद्रोह हुआ कब था। ठीक है, संथाल विद्रोह ये हुआ था 1855-56 के बीच में ये हुआ था। और ये कहाँ हुआ था? तो यह बिहार में हुआ था। बिहार में भागलपुर से राजमहल तक के बीच में यह फैला हुआ था। अगर बुद्धो भगत की बात करें तो इन्होंने कोल विद्रोह का नेतृत्व किया था, जो कि 1831-32 के बीच में घटित हुआ था। वहीं पर बिरसा मुंडा ने मुंडा विद्रोह का नेतृत्व किया था और यह 1895 से 1900 के बीच में घटित हुआ था। तो विकल्प ई
एक से अधिक इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से युग्म सही सुमेलित नहीं है। एक बार फिर से सुमेलित नहीं है, तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है विकल्प बी जो है, डी माफ कीजिएगा, विकल्प डी जो है ये सुमेलित नहीं है। बैरिस्टर हसन इमाम भागलपुर जिला से संबंधित नहीं थे, ये बैरिस्टर हसन इमाम, चलिए तो विकल्प डी जो है ये सुमेलित नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं, बिहार में फरवरी 1923 में स्वराज दल का गठन हुआ था, वह इसके अध्यक्ष थे। इसके अध्यक्ष कौन थे? इस प्रश्न का सही आंसर है विकल्प सी, इसके अध्यक्ष नारायण प्रसाद थे। अगला प्रश्न देखते हैं, फुलवारी पटना में इमारत शरिया नामक संस्था का गठन किसके द्वारा किया गया था। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा विकल्प सी, मौलाना सज्जाद नेमानी के द्वारा फुलवारी पटना में इमारत रशिया नामक संस्था का गठन किया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा विकल्प ई, उपयुक्त में से एक से कोई नहीं, उपयुक्त में से कोई नहीं यानी सभी के सभी सुमेलित है। मोमिन कांग्रेस दल का संलग्न नेता अब्दुल कयूम अंसारी थे। आदिवासी महासभा थियोडोर शूरीन मुस्लिम इंडिपेंडेंट पार्टी इसके संलग्न नेता कौन थे? तो मोहम्मद यूनुस थे। तथा मुस्लिम यूनाइटेड पार्टी के नेता सईद अब्दुल अजीज थे। तो विकल्प ई, इनमें से कोई नहीं यानी सभी सुमेलित हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, कदम कुआं पटना में महिला खर्चा समिति की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। 68 इस प्रश्न का जो सही आंसर है वो विकल्प सी है, प्रभावती देवी के द्वारा। प्रभावती देवी की बात करें तो ये प्रभावती देवी जो है ये जयप्रकाश नारायण की पत्नी थी। तो विकल्प सी जो है इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं, फरवरी 1921 को बिहार विद्यापीठ का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प डी, यह महात्मा गांधी के द्वारा किया गया था। और इसके कुलपति के रूप में मजहरूल हक जो थे ये कुलाधिपति थे तथा ब्रज किशोर प्रसाद जो है इसके कुलपति थे, यानी मजहरूल हक कुलाधिपति थे और ब्रज किशोर प्रसाद कुलपति थे। और विकल्प डी जो है इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं, पटना विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी। तो पटना विश्वविद्यालय की स्थापना 1917 में हुई थी। और 1916 की बात करें तो पटना हाईकोर्ट की स्थापना 1916 में हुई थी। 1912 में बांकीपुर पटना कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था। 1912 में बांकीपुर पटना कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था और यह 28वां अधिवेशन था तथा इसकी अध्यक्षता जो है वो RN मधोलकर साहब ने की थी। वहीं पर अगर 1922 को देखें तो 1922 में गया में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था और इसकी अध्यक्षता जो है वो CR दास ने इसकी अध्यक्षता की थी और यह कांग्रेस का 38वां अधिवेशन था। अगला प्रश्न देखते हैं, 1857 के विद्रोह के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से युग्म सही सुमेलित नहीं है। तो विद्रोह का केंद्र जगदीशपुर बिहार का केंद्र जो था और इसका नेतृत्वकर्ता कुंवर सिंह थे, ये सही है। कानपुर नाना साहब एवं तात्या टोपे, ये विकल्प भी सही है। आगे बढ़ते हैं, लखनऊ बेगम हजरत महल, ये भी सही है। बरेली अजीमुल्ला, ये गलत है। एक्चुअली बरेली का जो नेतृत्व है ये खान बहादुर खान साहब ने किया था और अजीमुल्ला जो है वो फतेहपुर का नेतृत्व कर रहे थे। तो विकल्प डी जो है ये सुमेलित नहीं है और यही इसका सही आंसर है। आगे बढ़ते हैं, 1857 का विद्रोह न तो प्रथम था न ही राष्ट्रीय था, न तो प्रथम था न ही राष्ट्रीय तथा न ही स्वतंत्रता संग्राम था। यह कथन किसका है। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है विकल्प बी है, यह RC मजूमदार साहब का कहना है। वहीं पर VD सावरकर इसे भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम बताते हैं, जबकि डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद यह स्वतंत्रता संग्राम था, उनका ऐसा मानना था। डिजरायली इसे राष्ट्रीय विद्रोह के संदर्भ में देखते थे। तो विकल्प बी जो है इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं, कांग्रेस ने अपने किस अधिवेशन में ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन की स्थापना का स्वागत किया था। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा विकल्प बी, 1922 के गया अधिवेशन में। अगला प्रश्न देखते हैं, लेबर किसान पार्टी की स्थापना किसके द्वारा की गई। इस प्रश्न का जो सही आंसर है वो विकल्प बी है, सिंगारवेलू के द्वारा लेबर किसान पार्टी की स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत दुर्दशा नामक नाटक किसके द्वारा लिखा गया है। इस प्रश्न का जो सही आंसर है यह विकल्प बी है, भारतेंदु हरिश्चंद्र के द्वारा भारत दुर्दशा नाटक की रचना की गई है। अगर बाकी के विकल्पों को देखें तो बंकिम चंद्र चटर्जी जो है इन्होंने आनंद मठ की रचना की है और भारतेंदु हरिश्चंद्र जो है ये 1876 में इनके द्वारा मतलब भारत दुर्दशा नामक जो नाटक है ये 1876 में लिखा गया तथा इसमें अंग्रेजों की भारत के प्रति नीति का उल्लेख किया गया है। वहीं पर दीनबंधु मित्र जो है इनकी एक रचना है जो कि बहुत ही फेमस रचना है, नील दर्पण। तो बंकिम चंद्र चटर्जी की रचना का नाम आनंद मठ हो गया, भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचना का नाम भारत दुर्दशा नामक नाटक हो गया तथा दीनबंधु मित्र की एक रचना है जिसे नील दर्पण के नाम से जाना जाता है। सो थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें तथा दोस्तों के बीच में शेयर करें। मिलते हैं फिर इसके अगले पार्ट में।